जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और ये दोनों जानकारियां 8वें वेतन आयोग से संबंधित है। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा वित्त विधेयक बिल के बारे में। जी हां दोस्तों, जैसे ही वित्त मंत्री जी ने वित्त विधेयक बिल पास किया था, उसके बाद तमाम व्यक्ति, तमाम लोग, तमाम संगठन के आदमी डायरेक्ट मिलने चले गए वित्त मंत्री जी से या फिर वित्त मंत्री जी के निजी सचिव से 8वें वेतन आयोग के बारे में बात करने के लिए या फिर पेंशन मुद्दों के बारे में बात करने के लिए। अब दोस्तों, एक खबर आ रही है जिसमें बताया गया है कि कुछ व्यक्ति, कुछ लोग डायरेक्ट मिलने गए थे वित्त मंत्री जी के निजी सचिव से 8वें वेतन आयोग के बारे में बात करने के लिए या फिर 2006 से जो पहले आई है पेंशनर्स, उनकी पेंशन में जो विसंगतियां चल रही है उसको ठीक करवाने के लिए। जी हां दोस्तों, पेंशन रिवाइज कराने के लिए। इसी पर दोस्तों एक मैसेज जारी हुआ है व्हाट्सएप पे, जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा 8वें वेतन आयोग की एक रिपोर्ट के बारे में। जी हां दोस्तों, एक आर्टिकल छापा गया है श्रुति सिंह जी के द्वारा। जी हां दोस्तों, इन्होंने 8वें वेतन आयोग के बारे में कुछ बातें बताई है, लागू करने के बारे में या फिर फिटमेंट फैक्टर के बारे में या फिर पेंशन और सैलरी बढ़ोतरी के बारे में, 8 सीपीसी के। तो इनकी रिपोर्ट भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये दोनों जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन, मेरे वीडियो आपको जल्दी मिल पाए। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चैनल को आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने पेंशन मुद्दे पर व्यक्तिगत रूप से निर्मला सीतारमण जी के निजी सचिव नकुल से बात करी। जी हां दोस्तों, पेंशन मुद्दे के बारे में या फिर 8 सीपीसी के बारे में या फिर 2006 से जो पहले आए हैं पेंशनर्स, उनकी पेंशन में जो प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में कुछ व्यक्तियों ने बात करी। किससे? निजी सचिव से। और दोस्तों, ये निजी सचिव वित्त मंत्री जी के हैं, जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उनके वित्त सचिव है। अब दोस्तों, इन्होंने बात क्या करी, ये अपनी बात बता रहे हैं। वह कर्नाटक कैडर से हैं, जो इनके सचिव है, निजी सचिव है, वो कर्नाटक कैडर से हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम में से किसी को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संशोधन का उद्देश्य भारत सरकार को 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए लोगों के कुछ लंबे समय से चल रहे मुकदमों से निपटने के लिए कार्यकारी शक्ति प्रदान करता है। जी हां दोस्तों, ये बात कर रहे हैं S40 पेंशनर्स की। जी हां दोस्तों, 2006 से पहले कुछ ऐसे पेंशनर्स थे जिनकी पेंशन में प्रॉब्लम थी और यह प्रॉब्लम भारत सरकार को दूर करनी थी, जिसके लिए S40 पेंशनर्स ने कोर्ट केस भी किया था। जी हां दोस्तों, उन्होंने कोर्ट केस भी किया था। इसी के बारे में दोस्तों निजी सचिव से बात करी गई। अब इसके आगे इन्होंने बात करी 8 सीपीसी को लेकर या फिर जो वित्त विधेयक बिल पास किया निर्मला सीतारमण जी ने। फिर आगे क्या लिखा है? मैंने सुझाव दिया कि आज जो प्रेस विज्ञप्ति जारी करी, जैसा आपको पता है वित्त विधेयक बिल पर प्रेस विज्ञप्ति जारी करी गई थी, पीआईबी रिपोर्ट भी आई थी, उसी के बारे में इन्होंने बताया। उससे कुछ बेहतर और अधिक पारदर्शी प्रेस विज्ञप्ति जारी की जा सकती थी, यानी खुलकर खुलकर वित्त विधेयक बिल पास किया जाना चाहिए था। जो उसमें बातें लिखी थी उसे और स्पष्ट किया जाना चाहिए था वित्त मंत्री जी के द्वारा। उन्होंने कल वित्त मंत्री से इस पर चर्चा करने का वादा किया। हमें इंतजार करना चाहिए, किसी भी मामले में यह असंभव है। ध्यान से समझिए, ये लाइन ध्यान से समझिए। किसी भी मामले में यह असंभव है कि वेतन आयोग पेंशन भोगियों को नजरअंदाज करेगा, यानी 8वां वेतन आयोग मिलेगा तो सभी को मिलेगा। यह असंभव है, यह असंभव है कि 8वां वेतन आयोग आए और आपको ना मिले। ऐसा नहीं हो सकता। जी हां दोस्तों, यह बात खुद इन्होंने क्लैरिफाई करी है जब ये बातचीत करने गए वित्त मंत्री जी के निजी सचिव से।
जी हाँ दोस्तों, ये बात तो वित्त मंत्री जी ने खुद क्लियर करी थी कि भैया 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा तो सबको मिलेगा। फिर आगे क्या लिखा है, क्योंकि सदस्य संभवत स्वयं पेंशन भोगी होंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी फायदा मिलेगा तो सबको मिलेगा, चाहे वो कोई सा भी पेंशन भोगी हो, चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे वो सिविल का हो, या फिर वो स्टेट का हो। यानी जब 8 सीपीसी आएगा तो फायदा हर एक टाइप के पेंशन भोगियों को मिलेगा। तो दोस्तों ये बात यहीं पर इन्होंने क्लैरिफाई कर दी, आप कोई डाउट कंफ्यूजन आपके मन में नहीं होगा। तो दोस्तों ये संदेश आया था एक व्हाट्सएप ग्रुप में, और ये शेयर किया था, ये दिया था एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है, उन्होंने ये मैसेज फॉरवर्ड किया था ताकि आप लोग जागरूक हो, आप लोग गुमराह ना हो, किसी फेक न्यूज के चक्कर में आप ना पड़े, इसलिए दोस्तों ये जानकारी शेयर करी गई है। अब दोस्तों दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा एक रिपोर्ट के बारे में, और ये रिपोर्ट दी गई है श्रुति सिंह जी के द्वारा 2 जून 2025 को। क्या लिखा है इसमें, 2026 से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों या फिर पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन्होंने भी एक अपनी रिपोर्ट दी है, इसमें मैं आपको फिटनेस फैक्टर के बारे में भी बताने वाला हूं, कब लागू होगा उसके बारे में भी बताने वाला हूं, और सरकार अभी क्या कर रही है 8 सीपीसी पर वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। पूरी रिपोर्ट में आपको समझाऊंगा जो इन्होंने दे रखी है। अब दोस्तों आगे समझते हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एक एक पॉइंट समझिएगा जो मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर्स हैं तो 8वें वेतन आयोग से जुड़ी यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। ध्यान से समझिएगा, पहले माना जा रहा था कि नया वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा, लेकिन अब इसमें देरी की आशंका बढ़ गई है। जी हां दोस्तों, इन्होंने इस रिपोर्ट में बताया कि सरकार 8 सीपीसी में लेट लतीफी कर सकती है लेट लतीफी। फिर आगे का लिखा है, आइए जानते हैं कि देरी क्यों हो रही है, इसका असर किस पर पड़ेगा और रिटायरमेंट से पहले इसका लाभ कैसे मिल सकता है, यह जानना भी बहुत जरूरी है। वेतन आयोग में देरी क्यों हो रही है, आपके मन में सवाल होगा कि 8 सीपीसी में देरी क्यों हो रही है, अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंस क्यों नहीं बने। अब इन्होंने क्या बताया, जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, यह आपको पता ही है, सरकार ने मंजूरी दी थी 8 सीपीसी की, लेकिन अभी तक इस आयोग के चेयरमैन और बाकी सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। अभी सरकार ने घोषणा नहीं करी अध्यक्षों की। फिर क्या लिखा है, सरकार ने आयोग में काम के लिए 35 पदों पर प्रति नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है। जी हां दोस्तों, लगभग 35 से 40 कर्मचारी अधिकारी नियुक्त होंगे जो 8 सीपीसी पर काम करेंगे, लेकिन यह सिर्फ शुरुआती कदम है, इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि आयोग की सिफारिशें जल्दी सामने आएंगी। जी हां दोस्तों, अभी टर्म ऑफ रेफरेंस के बारे में नहीं कहा जा सकता कि भारत सरकार उसे कब लागू करेगी, अभी कर्मचारियों की अधिकारियों की ही नियुक्ति चल रही है, अभी फाइनल सरकार ने कुछ यहां पे नहीं करा है। फिर दोस्तों इन्होंने बताया क्या है देरी के मुख्य कारण, सरकार क्यों देरी करेगी 8 सीपीसी में। पहला कारण इन्होंने बताया कि आर्थिक दबाव, सरकार पहले से ही राजकोषीय घाटे से जूझ रही है, यानी सरकार के पास पैसा नहीं है, राजकोषीय घाटा हो रहा है, ये सब बेकार की बातें हैं। सरकार के पास बहुत पैसा है, अगर वो देना चाहे तो बहुत कुछ दे सकती है, अगर ना देना चाहे तो कुछ भी नहीं दे सकती, ये सब सरकार पे डिपेंड है। तो अगर ये बताया जा रहा है देरी का कारण कि राजकोषीय घाटा हो रहा है या फिर आर्थिक दबाव पड़ रहा है, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो पहला कारण तो यह बताया कि आर्थिक दबाव है, दूसरा बताया वैकल्पिक रास्तों की तलाश, सरकार कुछ ऐसे विकल्पों पर विचार कर रही है जिससे कर्मचारियों को राहत भी मिले और सरकारी बजट पर एकदम से बोझ ना पड़े। अब इन्होंने बताया कि सरकार कुछ ऐसा प्लान कर रही है कि आपकी पेंशन सैलरी भी बढ़ जाए और ज्यादा खर्चा भी ना हो सरकार का। ऐसा कैसे हो सकता है, या तो सरकार अच्छे तरीके से बढ़ाएगी या बहुत ही कम बढ़ाएगी, दो ही रास्ते हैं, लेकिन सरकार का पैसा यहां पे खर्च होगा, भले ही वो कम बढ़ाए या फिर वो ज्यादा बढ़ाए।
फिर दोस्तों तीसरा कारण इन्होंने बताया कि महंगाई भत्ते आधारित संशोधन। चर्चा यह भी है कि वेतन वृद्धि के लिए महंगाई भत्ते को आधार बनाया जा सकता है, जिससे आयोग के बिना भी आंशिक राहत दी जा सके। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताया कि डीए में वृद्धि करके या फिर डीए को मर्ज करके आपकी बेसिक पेंशन बढ़ाई जाए। यह सब सरकार पे डिपेंड करेगा कि सरकार किस तरीके से पे कमीशन को लागू करके आपकी पेंशन सैलरी बढ़ाती है, किस तरीके से वो डीए को एडजस्ट करती है, वो सब सरकार की पॉलिसी पे डिपेंड करेगा। पिछला अनुभव, सातवां वेतन आयोग। अब इन्होंने सातवें वेतन आयोग के बारे में कुछ बातें बताई हैं। पिछला यानी सातवां वेतन आयोग जनवरी 2016 से लागू हुआ था, लेकिन उसकी सिफारिशें लागू होने में भी अच्छा खासा समय लग गया था। यह आपको पता ही है, 7 सीपीसी में भी टाइम लगा था। कई कर्मचारी को उनकी एरियर बकाया रकम अब बाद में मिले थे। जी हाँ दोस्तों, 7 सीपीसी भले ही 1/1/16 से लागू हुआ, 1/1/16 से मिला, लेकिन कुछ टाइम बाद लागू हुआ। लेकिन बैक डेट का एरियर आपको दिया गया 1/1/16 से। कर्मचारियों को, पेंशनर्स को हमने खुद दिया। जो हमारे पेंशनर्स थे सिविल के, हमने खुद उनको एरियर दिया 1/1/16 से। लागू हुआ थोड़ा लेट, लेकिन बैक डेट से एरियर दिया गया। इसी तरीके से 8 सीपीसी में भी यही होगा। इस बार भी संभावना यही है कि अगर काम की रफ्तार नहीं बढ़ी तो 8 सीपीसी की सिफारिशें 2026 के अंत या फिर 2027 की शुरुआत में आ सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, भले ही सरकार ने अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंस रेडी नहीं करे, भले ही सरकार धीरे धीरे चल रही हो, लेकिन फायदा आपको 2026 के एंड तक या फिर 27 में देखने को मिलेगा। और एरियर आपको देखने को मिलेगा 1/1/2026 से, बैक डेट का। क्या 2026 से पहले रिटायर होने वालों को फायदा मिलेगा? बिल्कुल 100% मिलेगा। यह मैंने आपको कल ही बता दिया था। इन्होंने भी यही बताया। हां बिल्कुल, अगर आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से बैक डेट में लागू होती हैं तो उस समय के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को रिवाइज पेंशन और एरियर मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, भले ही 2026 के बाद पूरी तरीके से 8 सीपीसी लागू हो, लेकिन बैक डेट से आपको एरियर दिया जाएगा 1/1/2026। यह भी संभव है कि जनवरी 2026 में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी इस वेतन आयोग का पूरा लाभ मिल सके। जी हाँ दोस्तों, अगर सही टाइम पे लागू हो जाता है तो कोई एरियर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर भारत सरकार 1/1/2026 को ही लागू कर देती है तो 1/1/2026 से बढ़ी हुई सैलरी पेंशन आपको देखने को मिल जाएगी। फिर दोस्तों आपको फायदा मिल जाएगा। हां, अगर लेट लतीफी होती है तब बैक डेट का एरियर बनता है। फिर आगे लिखा है सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं हुआ है, लेकिन कर्मचारी संगठनों और विशेषज्ञों के अनुसार कितनी बढ़ोतरी होगी आपकी, ये भी समझते हैं। न्यूनतम बेसिक सैलरी जैसे 18,000 है, तो 18,000 से बढ़कर यहां पे बताया इन्होंने 26,000। मैं लेके चल रहा हूं 26,000 से और बढ़कर। जी हाँ दोस्तों, मैं लेके चल रहा हूं 30 और 40 के बीच में, 30,000 से लेके 40,000 के बीच में आपकी मिनिमम पे। जैसे 7 सीपीसी की 18,000 है, तो मैं लेके चल रहा हूं 30,000 से 40,000 के बीच में। फिर दोस्तों फिटमेंट फैक्टर इन्होंने बताया 1.96। जी हाँ दोस्तों, मैं लेके चल रहा हूं 1.86 से लेके 1.86 से लेके 2.40 के बीच में, डीएडीआर को देखते हुए। बाकी डिमांड तो हम 2.86 ही कर रहे हैं कि ज्यादा दिया जाना चाहिए, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से लॉजिकल वाइज फिटमेंट फैक्टर हम लेके चल रहे हैं 1.86 से लेके 2.40 के बीच में। बाकी देखेंगे कि भारत सरकार कितना देती है। इन्होंने बताया 1.96। फिर क्या लिखा है आगे, इससे ग्रेड 1 कर्मचारियों की सैलरी में 15,000 तक मासिक बढ़ोतरी हो सकती है। ग्रेड 1 की बात करी उन्होंने कि 15,000 तक मासिक बढ़ोतरी हो सकती है सैलरी में। फिर आगे क्या लिखा है, अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों को एक बड़ा आर्थिक फायदा मिल सकता है। फिर दोस्तों इन्होंने क्या लिखा है, कर्मचारियों को या फिर पेंशनर्स को अभी क्या करना चाहिए। धैर्य रखें, पेशेंस रखें। अभी तक सरकार की ओर से कोई अंतिम घोषणा नहीं हुई है। अभी आप बहकावे में मत आइए, कोई फेक न्यूज को सही न्यूज मत समझिए, बचकर रहिए फेक न्यूज से। यानी धैर्य रखें,
पेशेंस रखें, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अफवाहों से बचें, जो फेक न्यूज फैलाते हैं उनसे बचें। सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर चल रही बातों पर भरोसा ना करें। यह हिदायत है इनकी तरफ से। सरकारी वेबसाइट देखें, जब भी कोई पक्का फैसला होगा तो वह वित्त मंत्रालय या फिर डीओपीटी की वेबसाइट पे जरूर आएगा। जैसी कोई नोटिफिकेशन आएगा सरकार की तरफ से तो आपको सरकारी वेबसाइट पे वो ऑर्डर देखने को मिलेगा। फिर क्या लिखा है, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी ध्यान देने योग्य। अगर आपकी रिटायरमेंट जनवरी 2026 के आसपास है तो आप भविष्य में मिलने वाले रिवाइज पेंशन का लाभ पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले तो बात कर रहा हूं मैं उन पेंशनर्स की जो 31/12/2025 तक पेंशन आएंगे, उनको फायदा मिलेगा 8 सीपीसी का। फिर मैं बात कर रहा हूं जो आगे रिटायर होने वाले हैं, उनको भी फायदा मिलेगा 8 सीपीसी का। जी हाँ दोस्तों, यानी दोनों टाइप के पेंशनर्स जो फ्यूचर में आएंगे या फिर जो पुराने पेंशनर्स हैं उनको भी फायदा मिलेगा 8 सीपीसी का। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, फिर दोस्तों यहां पे कंक्लूजन निकाला है, निष्कर्ष का निकाला है। 8वें वेतन आयोग भले ही देरी का शिकार हो रहा है, लेकिन इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीद खत्म नहीं हुई है। पिछली बार की तरह इस बार भी सिफारिशें पुराने समय से लागू मानी जा सकती हैं, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और रिटायर होने वालों को राहत मिलेगी। भले यहाँ पे टाइम लगे, भले थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग जाए, लेकिन सही मिले आपको 8वां वेतन आयोग, एक भी विसंगति उसमें ना मिले और बैक डेट से उसका एरियर दिया जाए 1/1/2026 से। फिर आगे क्या लिखा है, जब तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं आती, जब तक संयम रखें, धैर्य रखें और पुख्ता जानकारी के लिए सरकारी सूत्रों पर ही भरोसा करें। जी हाँ दोस्तों, जो सरकारी सूत्र होंगे, सरकारी ऑर्डर होंगे, उसी पर आपको विश्वास करना है, ना कि कोई फेक न्यूज पर। फिर क्या लिखा है डिस्क्लेमर में, यह लेख मीडिया रिपोर्ट्स और सामान्य जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कोई भी पक्की जानकारी सरकार द्वारा अभी जारी नहीं करी गई है। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ सरकारी लेटर आए हैं, लेकिन वो लेटर सिर्फ 8 सीपीसी पर काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति के लिए। सिर्फ अभी 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर या फिर पेंशन बढ़ाने, सैलरी बढ़ाने पर कोई सरकारी लेटर जारी नहीं हुआ है। फिर क्या लिखा है, निर्णय लेने से पहले संबंधित सरकारी वेबसाइट की पुष्टि जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, जो सरकारी वेबसाइट है डीओपीटी की, डीओपीपीडब्ल्यू की, फाइनेंस डिपार्टमेंट की, पेंशन शिकायत कल्याण विभाग की, सारी वेबसाइट अवेलेबल है। कोई भी सरकारी लेटर आएगा तो वहीं आपको मिलेगा 8 सीपीसी का। फिलहाल फेक न्यूज से आप सावधान रहें, बच के रहें, क्योंकि जब तक 8 सीपीसी आएगा नहीं, जब तक तमाम खबरें आपको मिलेंगी 8 सीपीसी से संबंधित। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। आई होप मेरी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जब तक दोस्तों सरकारी लेटर आता नहीं है, जब तक आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां, विश्वसनीय जानकारियां सत्यता के आधार पर आपको मिलती रहती है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।